मैं धीरूभाई अंबानी से मिला था। तब मुझे कहा तेरे पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरे पास अभी 3-4 लाख रुपए है। बोला सब रिलायंस में डाल और सेफ तब खोलना जब तेरे पास पैसे की कमी होवे। जब आपने स्टार्ट किया शेर खान वन ऑफ द फर्स्ट ही था इंडिपेंडेंट स्टॉक ब्रोकिंग। शेर खान मेरे लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी है, लेकिन एक दुख भरी कहानी भी है, क्योंकि मैं इमरजेंसी में 2 दिन के लिए आई वॉज अरेस्टेड सर। आपके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम है, वार्बर्ग पिंकस था, जनरल अटलांटिक था, 100+ बिलियन के पोर्टफोलियोज इन कंपनीज के। एक वक्त आया कि हमारे पास खाली 6 लाख रुपए बचे थे एंड आई हैड टू फायर 96 पीपल इन शेर खान। मैंने घर पे जाके 20 नींद की गोली ले ली और मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। आपका लिंक्डइन पे आता है श्रीपाल मुरखिया जी, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ विक्टिम ऑफ नेगेटिव कर्म। ये क्या है सर? मैं पहले एथिस्ट हुआ करता था। मैं ऐसा बचा हूँ कि कोई शायद बच नहीं सकता था। तब मुझे एहसास हुआ मुझे धार्मिक होना पड़ेगा। द फर्स्ट बुक आई रेड वॉज बेसिकली भगवत गीता एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमने एक ऐसा क्रिकेट में गेम ढूंढा सर जो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि इट इज 99% एज गुड एज रियल। सर मुझे मिनियापोलिस के गवर्नर ने 14 नवंबर 2018 को श्रीपाल मुरखिया डे बनाया। सचिन तेंदुलकर ऑल्सो इन्वेस्टेड, वो कैसे इसमें एंटर हुए एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैंने सचिन तेंदुलकर को कोल्ड लेटर लिखा सर, और जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई कर सकता है एंड दैट इज हाउ वी डिसाइडेड टू शेक हैंड्स सर। सर क्या अच्छी चीजें हैं जिसने आपको फिल्म इंडस्ट्री से अट्रैक्ट किया? यहाँ ईगोज है फिल्म लाइन में। मैंने एक परेश रावल सर के साथ एक फिल्म बनाई थी और सर इतनी बढ़िया कहानी थी, लेकिन मैंने जब फिल्म देखी तब मैंने रुकवा दी सर। डायरेक्टर ने इतना भद्दा काम किया था कि वो फिल्म लगी नहीं रही थी। एज ए प्रोड्यूसर भी आपने 6-7 पिक्चरें करी। मैंने जजंत्रम ममंत्रम बनाई सर। मैंने इतनी मेहनत की उस फिल्म पे। उस समय मैंने 68 मिनट्स विजुअल इफेक्ट्स डाले वो फिल्म में, जो किसी ने नहीं डाला था। OTT के आने के बाद से थिएटर का भविष्य क्या देखते हो? थिएटर बने रहेंगे, लोग आएंगे या? इनफैक्ट सर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर PVR का फंडिंग मैंने करवाया है। जो बॉलीवुड में है ना, स्टोरी पे सबसे कम ध्यान दे रहे हैं और यही हमारी ट्रेजेडी हो गई है। जो साउथ वाले काफी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ और उसमें कितने ट्विस्ट और टर्न है, देखते जाना। एक बढ़िया पैसे वाली फैमिली में जन्म हुआ। दादाजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडिंग मेंबर, ये खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यंगेस्ट डायरेक्टर बने। ट्रेनिंग के लिए यूएस पहुंचे 1975 में और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के सेक्रेटरी रहे। वापस इंडिया आए, बोले जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी हेल्प करेंगे उसको इंडिया में इन्वेस्ट करने में। उस समय के मार्केट शेयर का 8% अकेले बिल्ड किया। फिर कहा यार इस काम को छोड़ते हैं, रिटेलर के लिए स्टॉक ब्रोकिंग करेंगे। कंपनी शुरुआत की शेर खान। आप में से कई पुराने लोगों ने शेर खान में इन्वेस्ट भी किया होगा। फिर 2010 में सोचा फिल्म बनाएंगे। 2 मूवी डायरेक्ट करी। जजंत्र ममंत्रम इन्होंने बनाई, नैना इन्होंने बनाई, 5-6 मूवीज प्रोड्यूस की। फिर उन्होंने कहा इस काम को भी छोड़ दें। 2012 में स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में आए, स्मैश नाम की कंपनी बनाई, जो आज की डेट में आप देखते हैं कि मॉल्स में बॉलिंग एरिया है और फन एरिया है, ऐसी चीजें इन्होंने डेवलप की। 2022 में बैंक्रप्सी में गए। 2025 में कंपनी 126 करोड़ में ये भी बेच दी। इन्होंने अपने जीवन काल में FI को कंसल्ट किया, स्टॉक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बनाया, मूवी डायरेक्ट की, मूवी प्रोड्यूस की, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में काम किया और ये सारी चीजों में सफलता भी मिली, टॉप पे भी गए, वापस फेल हुए और आज की डेट में इनके पास कुछ नहीं है। तो ये ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें आप बंदे की सफलता से भी सीखने वाले हो और आप बंदे की विफलता भी सीखने वाले हो। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर श्रीपाल मुरखिया जी की। 67 साल का एक्सपीरियंस आपको 67 मिनट में मिलने वाला है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आज की डेट में बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है या फेलियर देखा हुआ है तो ये पॉडकास्ट आपको इंस्पायर करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। पैसे के बारे में आपकी मानसिकता, सक्सेस के बारे में आपकी मानसिकता, कर्म और डेस्टिनी और भाग्य के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट। तो सीधे चलते हैं श्रीपाल मुरखिया जी के पास और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार श्रीपाल जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सर आपकी लाइफ पे जो आपने बुक लिखी है उसको पूरा हमने देखा, उसको समराइज किया। आपने इतनी सारी चीजें की है लाइफ में, इतने सक्सेसफुल ब्रांड बनाए, मेड करोड़ ऑफ रुपीज,
फेलियर भी देखी, तो मैं चाहता हूँ आपकी पूरी कहानी से यूथ आपकी फेलियर से भी सीखे, आपकी सक्सेस से भी सीखे, Sure, sir. और आपकी पूरी लाइफ से जो लेसन्स आपने बुक में दिए ये पॉडकास्ट के माध्यम से सब तक पहुंचे। तो अपन वी विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम बिगनिंग एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। Sure, ठीक है, sir. तो सर सबसे पहला द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेल अस अबाउट योर अर्ली लाइफ, जो आपका चाइल्डहुड के पेरेंट्स, होम टाउन। सर हम लोग एक जॉइंट फैमिली में थे। ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर कांतिलाल ईश्वरलाल वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जब वो बनियान ट्री के नीचे हुआ करता था, और वो बहुत बड़े जॉबर थे। लेकिन सबका 10 का आता है, और वी ऑल्सो वेंट थ्रू अ बैड फेज। और फिर मैंने सोचा यहाँ तो कुछ है नहीं। उस ज़माने में शेयर ब्रोकर बनना यानी बहुत बुरा था। तो मैं इमरजेंसी में 2 दिन के लिए आई वॉज अरेस्टेड सर, और ये मुझे एडवांटेज मिला, और मैंने उसको खूब एक्सप्लॉइट किया कि मैंने यूएस में सब कॉरपोरेशंस को लिखा कि आई एम अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहेंगे और आप यहाँ आके सीखो जो आपको सीखना है। तो मैं 6 महीने के लिए गया और मैं 3 साल वहाँ रुका। मैंने MBA प्रोग्राम किया उनके खर्चे पे, और मैंने 2 साल वहीं काम किया एज द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और फिर मेरे फादर का देहांत हो गया तो मुझे इंडिया आना पड़ा। फिर मैंने देखा कि यहाँ तो स्टॉक एक्सचेंज उस टाइम पे 360 दिन में से 180 दिन बंद होता था स्टॉक एक्सचेंज, और पूरा एक ब्रोकर्स कम्युनिटी जैसा था सर। कोई रेगुलेशन नहीं था। वी वर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, पर कोई रेगुलेशन नहीं था। मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैं यंगेस्ट डायरेक्टर भी बना, लेकिन 1 साल में फ्रस्ट्रेट होकर मैं निकल गया। फिर मैंने बहुत सारे ऑड जॉब्स किए 7-8 साल, और जब फॉरेनर्स के लिए ये खुला अपना FIIs के लिए, तब मैंने ब्रोकिंग को रिवाइव किया, और तब हमारा कोलैबोरेशन था स्मिथ न्यूकॉट के साथ, जो फिर मेरिल लिंच ने उसको खरीद लिया। तो वहाँ वी बिकेम द फर्स्ट ब्रोकर्स हु क्रिएटेड अ वेरी गुड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हम पहले थे जो जाने कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारा कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल। तो हमने ईसॉक्स दिए एम्प्लॉय को कि 33% मैं ग्रांट देता हूँ इक्विटी की आप लोगों को। ओके, इसी तरह वी वर एबल टू रिटेन इन गुड एंड बैड टाइम्स ऑल द पीपल सर। फिर सर हमारे कंप्लायंस में कहीं वीक हो गया, तो एक ज़माने में 1996 में मुझे ऐसा फटका लगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विच वॉज अ क्लब बिटवीन गुजराती ब्रोकर्स एंड मारवाड़ी ब्रोकर्स, उन्होंने मेरे पे 72 लाख रुपए का 1996 में फ़ाइन किया, और मेरे को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया। उसी सस्पेंशन के साथ मेरे जो भी FIIs के साथ मेरा काम करना था वो बिल्कुल बंद हो गया। 6 महीने मेहनत करके मैंने वो वापस चालू करवाया, और फिर मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चालू किया। और तब मॉर्गन स्टैनली फेल हुई थी BPL के ADR में, और मैंने वो ADR कंप्लीट किया। मेरे को टेलीकॉम का ट भी पता नहीं था, फिर भी कैसे भी करके मैंने वो ADR कंप्लीट किया, और उसी से हमारी अपस्विंग चालू हुई। फिर मैंने शेर खान चालू किया, और शेर खान मेरे लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी है, लेकिन एक दुख भरी कहानी भी है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स कि रिटेल इन्वेस्टर्स का आज क्या हाल है। सब लोग बोलते हैं कि इंडेक्स हैज रिजन फ्रॉम 8,000 to 80,000, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो पहले इन्वेस्टर के दौर पे आते हैं, वो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, फिर ग्रीड टेक्स देम ओवर, और वो FNO में जाते हैं, और उसमें उनकी सत्यानाशी होती है। मैं हमेशा बोलता था मेरे लोगों को कि आप लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को गन्ने की तरह कर रहे हो, उसको मशीन में डालते हो, उसका रस निकालते हो, और फिर उसको फेंक देते हो। सर रिटेल इन्वेस्टर्स पे और इस पे आपके जो एक्सपीरियंस है, देखो सर आपने जब चालू किया था स्टॉक मार्केट में, जैसे अभी इंडेक्स की बात होती ना, आज निफ्टी इतना, सेंसेक्स था, तब कितना था? मैंने जब चालू किया तब करीब
4,000 था। 4,000 था, जो आज की रेट में अपन 80-85 हज़ार पे बात करते हैं। तो सर वो आपका पूरा एक्सपीरियंस 4,000 से लेके 80,000 वाले पे आएंगे। एक बस मैं आपको न्यूयॉर्क पे थोड़ी देर रोकना चाहता हूँ जी सर। कि आज 2026 में अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, तो वो मानता है भाई मेरी किस्मत खुल गई, क्या हो गया। पर आपको ये 70s में 80s में चीज़ मिली। सो वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ का एक बार मैं एक्सपीरियंस और जर्नी जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज द लाइफ एट NYSE, न्यूयॉर्क एक्सचेंज की लाइफ कैसी थी। सब तब मेरा माई वेट यूज टू बी 260 पाउंड सा। मैं इतना मोटा था, मैं कभी भी प्लेन में भी बैठा नहीं था उस टाइम। ओके, और न्यूयॉर्क गया। ओके, और एक लाइफ से अकस्टम हुआ। और मुझे पहले दिन से, दो आई वॉज फिजिकली इनअप्रोप्रिएट एक्सेट्रा, और मैं इतने फैंसी सूट्स, उस ज़माने में तो लोग फैंसी सूट्स बूट्स पहनते थे, अब तरह का कल्चर नहीं है, मैं नहीं पहनता था। फिर भी एक न्यूयॉर्क ऐसा शहर है ना, यू फील एट होम इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर। और जो मैंने को वो 3 साल में जो मैंने लाइफ में कमाया है, वो मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो किसी को भी अपना कर देगा। आज भी मैं वहाँ जाता हूँ ना, मुझे एक अपनापन लगता है। ओके, तो न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है, आप क्या पहनते हो, आप कौन हो, कुछ भी मायने नहीं लगता है, वो आपको सिमट लेता है। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट और ये कॉन्फ्लिक्ट जो हम बॉम्बे में या यहाँ के बड़े शहरों में देखते हैं, वो न्यूयॉर्क में नहीं है। और सर जिस तरह से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया वहाँ, यू नो, मैं तो आई वॉज लिटरली एन ऑड बॉल आउट सर। और जिस तरह से मेरे एग्जीक्यूटिव्स वगैरह ने मुझे एक्सेप्ट किया, वो एक मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन नमूना था मेरी लाइफ का, और बेहतरीन टाइम था। और न्यूयॉर्क हमें यही सिखाता है सर कि कोई भी आवे, कोई, वो समुंदर है सर, कुछ भी हो जावे वो आपको अपना लेगा सर। क्या बात है सर। और सर अगर मैं एक्सचेंज लेवल पे बात करूं भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो कुछ नहीं था उस समय, एंड अमेरिकन वाज एवरीथिंग। आज भी सेम डिफरेंस है। इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो ग्लोबल का 4% है और US 70% है, तो फर्क आज भी उतना है। लेकिन उस समय जब आप वर्किंग कर रहे थे, थॉट लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे आप क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों मार्केट में, तब देखें आज देखें? सब तब ये मार्केट था ही नहीं सर। तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था ही नहीं सर। इट वाज आइदर अ जॉबर्स पैराडाइज और अ स्पेक्युलेटर्स पैराडाइज सर। तब अब सही मायनों पे ये मार्केट इतना छोटा था, यू कांट इवन कॉल इट अ पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ एन ओशन। ओके, सो बेसिकली वो मार्केट एकदम ही अलग था। जैसे मैंने कहा, 180 दिन बंद हुआ करता था, 12 से 2 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक ट्रेडिंग था। तो ये मार्केट बिल्कुल ही छोटा था, वाइल ये बहुत ही एडवांस था। तब वहाँ FNO आ गया था, तब वहाँ मेटल्स में भी ट्रेडिंग हो रहा था। और वहाँ मैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, वो मार्केट सर्वेलेंस एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट था, जिससे हम इनसाइडर ट्रेडिंग को जल्द से जल्द पकड़ सकते थे। और यहाँ इनसाइडर्स ट्रेडिंग भरपूर चल रहा था उस समय। तो बहुत सारे डिफरेंसेस था, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस थे मेरे लिए जब मैं यहाँ आया तब। इनफैक्ट सर मुझे लगता है जो आपने 70, 90, 75, 77 की बात बता रहे हैं ना, वो शायद अभी उतनी चीजें जो वहाँ थी वो अभी शायद 2025 में भी कैचअप किया है या नहीं है? काफ़ी कैचअप किया है, काफ़ी। सी रेगुलेशन वाइज अभी हमारा स्टॉक मार्केट बहुत ही regulated है. The right sort of checks and balances are there, but unfortunately it's a politicized checks and balances. कोई पकड़ा जाता है, कोई इसमें छूट जाता है. ये आपकी तकदीर और आपकी इन्फ्लुएंस पे आधारित है. आपने सौ बातों की बात देख लें, मैं कहती है. अब आते हैं शेर खान पे कि उस समय जब आपने स्टार्ट किया, वन ऑफ द फर्स्ट ही था इंडिपेंडेंट स्टॉक ब्रोकिंग. तो आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि यार मैं खुद का इंडिपेंडेंट स्टॉक ब्रोकिंग जब कोई नहीं कर रहा था उस समय आपने करने का प्लान किया? शेर खान से पहले मैं SSKI नाम की कंपनी चालू की. दैट वाज आल्सो माय क्वेश्चन. SSKI में क्या था कि हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को सर्व कर रहे थे. ओके, और हमने
बहुत सारी मेहनत की है टू ओपन द डोर्स टू दैट। एक ज़माना था जब मैं करीब 18 दिन बॉम्बे से बाहर रहता था, क्योंकि मैं अपना आई कुड क्रिएट माई इन्फ्लुएंस ओवर देयर। मैंने यहाँ पूरा रिसर्च डेवलप किया एक्सेट्रा। सर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो आप एफआईआई को इन्वेस्ट करने में हेल्प करते थे, यस 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 टू गाइड देम कि ये कंपनी ठीक है, वो कंपनी ठीक है। फंडामेंटली इंफॉर्मेशन दे के हम हेल्प करते थे। ठीक है। ओके इसके बाद मुझे लगा कि अगर हम यही हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, और क्यों नहीं हम इसको इंटरनेट के ज़रिए ट्राई करें, डिजिटल ट्रेडिंग ट्राई करें। तो क्या है कि घर बैठे आप लोग कर सकते हो, बट तब खाली डायल इंटरनेट था। और तब मेरी टीम ने 25 करोड़ रुपया रेज़ किया, और 25 करोड़ रुपया रेज़ करके अपना खुद का इंजन बनाया टू ड्राइव द सेल्स और टू ड्राइव द ट्रांजैक्शंस। लेकिन उस समय उतना मार्केट ही नहीं था, बिकॉज डायल अप इंटरनेट था। आप ऑर्डर डालो 10 मिनट के बाद एग्जीक्यूट होता था, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। एक वक्त आया कि हमारे पास खाली 6 लाख रुपए बचे थे, एंड आई हैड टू फायर 96 पीपल इन शेर खान। ओके कोई .com बस्ट आ गया 2000 में, और कोई इन्वेस्टर मुझे हेल्प करने को तैयार नहीं था। ओके और हमारे पास बड़े इन्वेस्टर्स थे। मैंने फिर मेरी टीम को बोला कि अगर ये 6 लाख में चला सकते हैं तो चलाते हैं, वरना हम चूक जाएंगे। तो मेरी सबसे बड़ी जो वो है कि हम लोगों के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था। बहुत बड़ा ड्रीम था, और जब एडिक्वेट कैपिटल नहीं होता है और ड्रीम बड़ा होता है तो शरीर से और मन से आप कभी ना कभी थक जाते हो, और यही मेरे साथ हुआ। सर एक चीज थी, जैसे भी आपने कहा भी आपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म शेरखान 95 में चालू किया था ना? हाँ जी। तो पहले आप जो रिसर्च की और एडवाइजरी सर्विस फॉरेन इन्वेस्टर को देते थे, आपने रिटेल को देते थे। हाँ जी। 25 करोड़ जो आपने रेस किया सर, उस समय मैंने देखा आपके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम है। Yes, वार्बर्ग पिंकस था, जनरल अटलांटिक था। दीज आर लाइक बिग 4 मैं कहूंगा इन्वेस्टिंग Yes, के। sir. सो दे आर लाइक अभी 100+ बिलियन के पोर्टफोलियोज इन Yes, कंपनीज sir. के। सो आपने इनको कैसे ऑन बोर्ड लाया टू इन्वेस्ट विद यू? मैंने क्या किया कि after 2000 I created a difference between ownership एंड मैनेजमेंट, और मैंने प्रोफेशनल मैनेजर्स हर कंपनी में बिठा दिए थे, एंड आई वॉज जस्ट ओवरलुकिंग द थिंग, एंड आई टोल्ड देम टू सेल इट। What impressed the investors was कि ये पहली ब्रोकिंग कंपनी है जहां ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में डिस्टिंक्शन है, और इट इज़ एबल टू रिटेन शार्प टैलेंट, और इसी तरह से हमने ये इन्वेस्टर्स को लेके आ सके। सर जब आपने चालू किया यानी कि इसकी कितना कस्टमर बेस हुआ, मतलब कितने डीमेट अकाउंट थे कंट्री में, कितने लोग इन्वेस्ट करते थे, ऐसा कुछ है फिगर? सर मेरे पास वो फिगर तो नहीं है, लेकिन जब हमने चालू किया तब हमारे पास करीब 4,500 डीमेट अकाउंट खुले थे सर। ओके एंड वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गेट एसोसिएटेड विथ। और उस समय से ज्यादा ब्रोकिंग एजेंसी भी नहीं होगी, आई थिंक यू वर इन नहीं सर, काफी मॉम एंड पॉप शॉप्स थे सर, काफी मॉम एंड पॉप शॉप्स थे। तो ये NSDL और CSDL और फिर ये आने के बाद सर कॉर्पोरेटाइज ब्रोकिंग चालू हुआ सर। तो सर अभी जैसे अब आपने US मार्केट को डील किया, आपने FII से डील किया, इंडियन मार्केट को डील किया, आपको क्या लगता है सर जो रिटेल इन्वेस्टर इंडिया का है और जो US का है उसके थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, काम करने के तरीके में या ट्रेडिंग करने के तरीके में क्या डिफरेंस है? सर थोड़ी मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है मैं समझता हूँ, बिकॉज दे हैव सीन अ लॉट मोर साइकिल्स। हमने सर 2009 के बाद हमने एक तरह का बुल साइकिल ही देखा है, उन्होंने काफ़ी साइकिल्स देखे हैं। ओके इट्स अ मच मोर स्प्रेड अबाउट मार्केट ऑल्सो, एंड देयरफॉर दे आर मच मोर इंस्टीट्यूशनल इन डीलिंग, मीन्स वो लोग फंड्स वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम अपने आप इन्वेस्ट करते हैं। हमारे वहाँ ओवरनाइट रिच बनना इन लोगों का इतना बड़ा पैशन है कि उसमें सब कुछ गवा देते हैं। उन्होंने साइकिल देखे हुए हैं, लोगों के पैसे खोए हुए हैं, प्रॉपर्टी में लोगों ने काम, मतलब शेयर मार्केट में उनकी पिताजी दादाजी तक ने भी काम किया है सर, दे नो द हिस्ट्री। हमारी मम्मी और वो सब जानते थे गोल्ड एक एसेट क्लास है, राइट? वो लोग ने
जाना गोल्ड एक एसेट क्लास है, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स ने कभी नहीं पहचाना कि गोल्ड एक एसेट क्लास हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो मैच्योरिटी लेवल में हमेशा फर्क होगा, बिकॉज देयर मार्केट इज फार मोर एडवांस देन व्हाट आवर्स इज. सर दे आर ऑल्सो इन ट्रेडिंग और दे आर इन्वेस्टिंग. सी एवरीवेयर ट्रेडिंग सर भरपूर होता है. ओके, ट्रेडिंग भरपूर होता है, बट सर वहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो मैंने देखा है. यहाँ क्या होता है, ब्रोकर अपना एडवांटेज के लिए, जैसे मैंने कहा, उसको गन्ने को चूस लेता है और क्लाइंट को फेंक देता है. जब मैंने शेर खान छोड़ा तब हमारा करीब 80% चर्न हुआ करता था. क्लाइंट चर्न वॉज 80%. मीन्स आज आप क्लाइंट आए सर, 1 महीने के बाद आप मेरे क्लाइंट नहीं रहे, या 3 महीने के बाद क्लाइंट नहीं रहे. क्यों? क्योंकि आपने एफएनओ में इतने गवा दिए हैं. आप एंटर किया जोश में, 2-3 महीने में कैपिटल साहब हाथ जोड़े कान पकड़े गायब. अब दूसरा आएगा. अच्छा सर, अपन ने इन्वेस्टर लेवल पे देखा, मार्केट लेवल पे मैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे बिहेव करता है वर्सेस यूएस मार्केट बिहेव करता है, क्या डिफरेंस है? सर यहाँ अभी भी सर आप देखो तो देर आर काउंटर्स वेयर fundamentals are sidestepped because कोई ऑपरेटर वगैरह वहाँ काम कर रहा है. सी आज भी देखो तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप है सर, वहाँ बहुत सारा इन्फ्लुएंस चलता है, कौन ऑपरेटर है इसके पीछे. ओके, आज आप देखो सर, मिड कैप और स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशंस आर अनहर्ड ऑफ सर, आर अनहर्ड ऑफ. कहीं भी जाओ सर, दे आर अनहर्ड ऑफ सर. क्यों? क्योंकि सर ये लोग टेक्निकल और फंडामेंटल का मिश्रण करके रिटेल इन्वेस्टर्स को ले आते हैं, और इसके लिए बहुत सारे स्टॉक्स में 60-70% करेक्शंस होता है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो वहाँ नहीं होता है, लेकिन वो लिमिटेड पैमाने में होता है सर. यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला मैटर ज्यादा है. एडजस्टमेंट से ज्यादा वो जो ऑपरेटर है ना, वो काउंटर को कंट्रोल करना जानता है. वो आज भी चालू है सर, जो कि यूएस मार्केट में काफी हद तक मैनेजलाइज हो गया. तो सर अभी आपके स्टार्टिंग में 4,500 डीमेट अकाउंट थे, जब एकदम पीक पे थे, जब व्हेन यू आर एट द टॉप, तब कितने तक पहुंचे? आई थिंक 1-1.5 लाख पे पहुंचे. 1.5 लाख तक पहुंचे. तो 1.5 लाख तक जब पहुंचे, 5,000 से 1.5 लाख, उस समय जब सोशल मीडिया नहीं है, पेड कैंपेन नहीं चला सकते, ऐड नहीं चला सकते, तो वो 5,000 से 1.5 लाख की जर्नी कैसे की, कैसे मार्केट कर देते आप? सर एक बार शेर खान का क्या है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा था, और SSKI का भी नाम बहुत बढ़िया था उस समय सर. ओके, तो ये 2 कारण के लिए हम लोग बहुत सारे आगे बढ़ चुके थे, और हम लोग अकेले थे जो एक इंस्टीट्यूशनल फेज देखते थे. आप बाकी ब्रोकरेज हाउसेस में जाते थे, जो मालिक था वही आपसे डील करता था, ये सब होता था. यहाँ मालकी और जो मैनेजमेंट था उसके बीच दरमियान एक चाइनीज वॉल थी, और इसके लिए पीपल वो मोर कंफर्टेबल विथ अस. आपके 1.5 लाख से ऊपर कस्टमर थे, टर्नओवर आपका अच्छा था, प्रॉफिट आप कमा रहे थे. वो जो कहते हैं ना, मेहनत आपने पूरी की, वो जो बाजार जंगल था उसको साफ करके बढ़िया रास्ता आपने बनाया, और जब वो हाईवे बन गया तो उस समय पे आपको एग्जिट लेना पड़ा. सो उस समय व्हाट वाज द रीजन की एग्जिट लिया आपने? यस सर, एक तो हमारे पास कैपिटल बहुत कम था. मैं सर 2006 में हॉस्पिटलाइज हुआ था, और सर जब मैं अस्पताल के लास्ट दिन में था तब मुझे फ़ोन आया मेरे CEO का कि HDFC बैंक हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे. सर मैं अस्पताल से वहाँ भागा HDFC में. कुछ हमें 25-26 लाख रुपया चाहिए थे उस समय. ओके, और क्योंकि उस टाइम क्या होता था सर, चेक को क्लियर होते 3 दिन लगते थे. ओके, और फिर मैंने देखा कि ये मुझे लिटरली रुलाया उसने. ओके, जो भी क्रेडिट ऑफिसर था, और फिर 3 बजे का टाइमलाइन था, एंड 5 to 3 he said okay I will give it to you now but then I will not do it. तब मैंने तय कर दिया है कि अभी आई एम फिजिकली टायर्ड, आई एम मेंटली अ wreck. ओके, इट इज़ बेस्ट आई एग्जिट आउट ऑफ दिस सिस्टम. ओके, तभी भी बैंकिंग इतना
इतना प्रोग्रेसिव नहीं था। ओके सर, चेक्स को क्लियर होते होते 2-3 दिन लगते थे, एंड क्लाइंट समटाइम्स यूज्ड टू गिव अस अ चेक, आउट स्टेशन चेक, उसको क्लियर होते 7-8 दिन लगते थे, आज की तरह नहीं था। और इसके लिए मैंने सोचा कि अभी मेरे को एक ही बेटी है, मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा कि अभी जो भी किसी को और कमाना है तो कमा ले, मैं निकल जाऊंगा। अब सर एक चीज है, अभी यहाँ पे जहाँ से आपने अपनी चीज बिल्ड की 95 से, यू डिड वर्क हार्ड, और जब चालू कर दिया तो आपने खुद ने कहा कि भाई एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, फिर हाथ पैर आपका शरीर जवाब दे गया, मन जवाब दे गया। सो जब आप कोई काम लंबे समय तक करते हैं तो चाहे कुछ आदमी छोटा किराने की दुकान भी लेके बैठता है तो उसको लगता है मेरी दुकान, मेरी आइडेंटिटी, और वो जब रातों रात चली जाती है तो कैसे आपने हैंडल किया उस चीज़ को? व्हाट वाज द माइंडसेट दैट डे? सर, पैसा या कोई मुझे ऐसा लगाव किसी से नहीं था सर, पहले से। सर, मैं अगर आप मेरी कंपनी देखो, कोई भी एम्प्लॉय से पूछो तो स्टॉक ओनरशिप भी देता था, और मैं जो नेट प्रॉफिट कमाता था उसका 50% बोनस भी देता था। मैंने कभी ये बिजनेसेस ऐसा नहीं था कि मैं अबजपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। मेरे को मेरी एक लेगेसी छोड़नी थी। ओके तो जब ये चला गया, फॉर मी इट वाज अनदर डे। सो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, या अभी मार्केट 17,000 हो गया या 80,000 हो गया, मैंने इतना मिस किया ये। क्योंकि सर मेरे को पैसे से लगाव होता तो मेरे पास 18.5 या 33% इक्विटी नहीं होता, मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विटी होता, या मैं 33 या 50% बोनसेस नहीं देता। मेरे पास मैं बहुत वो शिप रखता। और सर जब मैंने एसएस किया है और शेर खान बेचा, तब मैं 850 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहता था। ओके तो हमारी कोई लाइफस्टाइल भी नहीं थी। पूरा फोकस था कि टू बिल्ड समथिंग, टू बिल्ड समथिंग, टू बिल्ड समथिंग। तो सर आज की रेट में आई थिंक मेरे हिसाब से 3,000 करोड़ की वर्थ है शेर खान की। जो शेर खान की वर्थ है 3,000 करोड़ की है। मेरा एसेट में जब मेरा तो मैं ले लिया। और एसएसकेआई की वर्थ मालूम नहीं है क्योंकि वो डैम में मर्ज हो गया है, और कितना डैम का बिजनेस है, कितना आईडीएफसी का बिजनेस है, वो मुझे पता नहीं है। डू यू एवर रिग्रेटेड यार उस समय थोड़ा और खींच लेते तो आज बात नहीं सर, ये कभी मैंने सर, जैसे मैंने कहा सर, मनी हैज नेवर बीन माय मोटिवेशन। लाइफ में कुछ नया नया करना मेरा मोटिवेशन रहता है सर। लाइफ में कीड़ा रहता है, मैं जब एक चीज करता हूँ बहुत समय तो मैं थक जाता हूँ सर, मेरा इंटरेस्ट ही चला जाता है। एंड सर व्हेन मनी इज नॉट योर मोटिवेटर, you know, then basically life takes a lot of turns. Right now, do you have any connection with financial world? सर जीरो कनेक्शन, आप मानेंगे नहीं सर। 2000 मैं अमेरिका गया, उसके पहले मैं धीरूभाई अंबानी से मिला था। तब उनका आईपीओ आ रहा था सर, द फर्स्ट आईपीओ ऑफ रिलायंस 76। तब वो अवेलेबल थे और मेरे फादर इन लॉ ने ये मीटिंग सेटअप की थी। तब मैं जाता था, तब मुझे कहा तेरे पास कितने पैसे हैं? तो मैंने कहा मेरे पास अभी 3-4 लाख रुपए है। बोला सब रिलायंस में डाल और सेफ तब खोलना जब तेरे पास पैसे की कमी होवे, वरना ये सेफ खोलना ही नहीं। तब मैं उनकी मेकर चेम्बर 3 की ऑफिस से नीचे उतरा, मैं इतना प्रभावित हो गया था धीरूभाई अंबानी से। मैंने कहा अगर वो इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा सोच सकते हैं तो मैं क्यों अपनी कंपनी नहीं बना सकता हूँ? सर आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन वन सिंगल शेयर ऑल्सो। आप मानेंगे नहीं, मैं शेयर बाजार में था, फिर भी मेरा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वगैरह नहीं था। मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था मेरी कंपनीज जो मैंने खुद खड़ी की थी। एंड आई नेवर, और मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट है अभी, रिग्रेट नहीं बट जो मैंने किया कि आई हैव नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल फाइनेंस एंड प्रोफेशनल फाइनेंस। अगर मेरी कंपनी में 10% भी इक्विटी है, अगर वो कंपनी को मुझे बचाना है तो मैंने घर बार गिरवी रख दिए। ओके मैंने किसी का नहीं सोचा। और सर इसी तरह से मैं ऊपर आया और इसी तरह मैं नीचे गिरा सर। सर भी आपके एक और वेंचर, 2 वेंचर भी आपके और उस पर बात करते हैं, क्योंकि वरना नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति से मैं बात कर रहा होता तो यहाँ से कहानी चालू हुई और यहाँ कहानी खत्म हुई। यस, बिकॉज यू आर यू। अब आपकी कहानी का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, आई ड्रीम प्रोडक्शन। और ये मेरे लिए एकदम डिफरेंट चीज़ थी कि यार ये क्या हुआ भाई, फाइनेंस फील्ड के आदमी है, फाइनेंस में
पैसा इकट्ठा हुआ, इस पैसे से कुछ और फाइनेंस का कर लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, यूएस में कुछ, प्रॉपर्टी में कुछ, बट यू स्टार्टेड प्रोडक्शन कंपनी, Yes, sir. यू बिकेम अ डायरेक्टर, Yes, यू sir. बिकेम प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये कैसे हुआ सर, फाइनेंस से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे मूवमेंट है? सर हमेशा मुझे पहले से इंटरेस्ट था कि द ब्यूटी अबाउट सिनेमा इज यू मेक पीपल सी what you want them to see. Okay, that is the beauty of cinema, and it always fascinated me. जब मैं यूएस में था तब मैंने टिश में कोर्सेज भी किए थे और ये मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा था। और जब मुझे बेंड इट लाइक बेकहम, मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्म्स के साथ जुड़ने का चांस मिला तो मेरे को बहुत कुछ सीखने आप कैसे में, जुड़े सर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के मैंने साथ? डिस्ट्रीब्यूशन किया अच्छा। उसका, और मैंने फिर कुछ भी चीज़ मैं करता हूँ ना तो उसको अंदर घुस के करता हूँ। मेरे को हर टेक्नोलॉजी पता चलनी चाहिए। इसके लिए मैंने 2 फिल्म डायरेक्ट भी की सर। ओके, द होल आइडिया वाज कि कैसे टीम वर्क में एक फिल्म बनती है, एंड दैट वाज द बेस्ट एजुकेशन आई हैव एवर रिसीव्ड इन माय लाइफ सर। सर क्या अच्छी चीज़ है जिसने आपको फिल्म इंडस्ट्री से अट्रैक्ट किया कि यार इस तरफ चलते हैं? बिकॉज देन यू हैड मनी, यू हैव आइडियाज, Yes, ये sir. भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। Yes, sir. यू चोज फिल्म लाइन, तो व्हाट अट्रैक्टेड यू? Sir, the idea was very, very simple. Ki the easiest way to connect with masses were films. Okay, the easiest way to connect with masses was film, and I wanted to explore that, sir. And unfortunately here also मैं समय से आगे था, क्योंकि जब मैं मेरी टाइप ऑफ फिल्म्स बना रहा था, लो बजट, जिसमें स्टारकास्ट नहीं हुआ करता था, स्टोरी पे फोकस था, तब OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और सबसे ज़्यादा ये था कि हमारे मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, खाली सिंगल स्क्रीन्स थे। ओके, और सिंगल स्क्रीन्स का इतना डिमांड रहता था, जैसे हमारी एक 16 दिसंबर फिल्म थी, बहुत हिट गई सर, लेकिन 2 हफ्ते में मेट्रो से उड़ गई। क्यों? क्योंकि दूसरे 2 हफ्ते के बाद वहाँ आंखें आनी थी। ओके, जो अमिताभ बच्चन स्टारर था। तो सर उस समय जो हमें विंडो मिलता था, बहुत कम स्क्रीन्स में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता। मैंने जजंत्रम ममंत्रम बनाई सर। मैंने इतनी मेहनत की उस फिल्म पे, और वो चाइना में भी रिलीज हुई, यूके में भी रिलीज हुई, सब जगह रिलीज हुई। और सर उस समय मैंने 68 मिनट्स विजुअल इफेक्ट्स डाले वो फिल्म में। 68 मिनट जो कि कोई किसी ने नहीं डाला था। बच्चों खूब देखिए सर, जलंधर मोमंत्रम तो सर रिपीट पे देखिए। हाँ, तो सर वो मुझे टेक्नोलॉजी फैसिनेट किया, और कैसे किसी का मन लुभावे, ओके, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन एज यूजुअल, जैसे मैं SSK और शेर खान में भी समय से पहले था, यहाँ भी मैं समय से पहले आ गया। ठीक है सर, तो आपका सर ओवरऑल एक्सपीरियंस एज ए डायरेक्टर क्या रहा? क्या बोलेंगे, लर्निंग क्या थी जो आपको एंजॉयड किया, एंड चैलेंजेस क्या फेस किए एज ए डायरेक्टर? क्योंकि वैसे और बाहर से देखने पे बहुत अच्छी जॉब लगती है, क्या डायरेक्टर सही है यार, ये ऐसे शॉट लगा देता है और जैसे कहता है, तो लर्निंग तो है ही, बट चैलेंजेस क्या होते हैं डायरेक्टर के, जो डायरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से अपन जानते हैं? सर द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट फिल्म मेकिंग इज नॉट अबाउट फिल्मिंग, बट इट इज़ अबाउट पेशेंटली वेटिंग। क्योंकि सर हर रोज़ आप कितने मिनट का शॉट लेते हो? 3 या 5 मिनट का शॉट लेते हैं। उसके लिए लाइटिंग के लिए वेट होना पड़ता है, इसके लिए वेट होना पड़ता है, फिर ये लाइटिंग बराबर नहीं है, आप वापस उसको करो। तो 3 मिनट के शॉट के लिए आप 8 घंटा वेट करते हो। सो वी आर the director or the producer or everyone, they are not paid for filming, okay, they are paid for waiting, sir. Number 1. Number 2 is basically the beauty about cinema, as I said, is the combination of visual effects and what you can create on the screen. You can actually create an unbelievable world, and that is what fascinated me, sir, कि जो world से हम भागना चाहते हैं, ओके, जहाँ अंडरडॉग हमेशा जीतता है, वो दुनिया हम खाली फिल्म में कर सकते थे, राइट? अमिताभ बच्चन आज भी हारा था रियल लाइफ में, बट फिल्म में तो हमेशा जीतता है। तो वो जो था ना, जो हम दीवार से और उससे त्रिशूल से हम लोग इंस्पायर हुए थे, वो खाली फिल्म में ही हो सकता था, एंड दैट इज व्हाट फैसिनेटेड मी। द अदर गुड पार्ट अबाउट इट इज इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ सॉलिड टीम वर्क। सी सर, यहाँ
यहाँ ईगोज है फिल्म लाइन में, लेकिन हम सब लोग अपने ईगो पीछे रख के हम काम करते हैं। ओके, किसी का एक का ज़्यादा है तो एक को कम करके अपना काम निकलवाता है और एट द एंड ऑफ द डे में फिल्म बनाता है। और सर इतने सारे एलिमेंट्स आते हैं एक सीन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इट इज़ अनबिलीवेबल। ओके, कॉन्स था कि सर द फिजिकल चैलेंज इट रिक्वायर्ड वॉज फिनोमिनल सर, दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू इज़ it became more and more expensive as days went by, you know. Technology kept on getting obsolete, sir. Okay. And जो मेरे समय में था वो मुझे थिएटर्स बहुत कम टाइम के लिए मिलते थे। हम लोग सोनी से डिस्ट्रीब्यूट करते थे हमारी फिल्म। लेकिन सर आज जो अच्छे थिएटर्स थे जैसे मेट्रो, न्यू एम्पायर उस टाइम अच्छा था, जो अभी बंद हो गया है, तो ये सब सिनेमास जो है वो हमें हार्डली 2 शोज़ देते थे, 3 शोज़ देते थे, और वो भी हफ्ते में हमें निकाल देते थे, भले पिक्चर अच्छी हो, क्योंकि एक हफ्ते के बाद कोई बड़ी स्टार की पिक्चर आएगी तो बस उसी की आएगी। यस 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 यस। और इतने मल्टीप्लेक्स थे नहीं, सही बात है सर, वहाँ तब मल्टीप्लेक्स थे ही नहीं, हमारे टाइम में मल्टीप्लेक्स थे ही नहीं। इनफैक्ट सर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर पीवीआर का फंडिंग मैंने करवाया है। द फर्स्ट फंडिंग दैट पीवीआर गॉट फ्रॉम आईसीआईसीआई प्राइवेट इक्विटी वाज डन बाय मी सर। ग्रेट। और सर अब इसमें बात करते हैं, ये डायरेक्टर था, एज ए प्रोड्यूसर भी आपने 6-7 पिक्चरें करी, तो जो आपने एज ए प्रोड्यूसर की, एज ए प्रोड्यूसर के क्या चैलेंज होते हैं और एज ए प्रोड्यूसर का क्या प्लस चीज़ होती है? सर एज अ प्रोड्यूसर हमें हमारी स्टोरीज को सिलेक्ट करने का मौका मिलता है कि किसके साथ हमें काम करना है। बट सर बिगेस्ट चैलेंज इज 90% ऑफ द टाइम यू आर रॉन्ग सर, बिकॉज एक स्टोरी लगती है आपको एक केक की तरह, ओके, बट वो जली हुई केक ही बनती है, और इसके लिए 90% ऑफ द फिल्म्स फ्लॉप हो जाते हैं। वो क्या होता है, जब आप डायरेक्टर को ग्रीन लाइट करते हो ना, तो मेनी अ टाइम्स हिज हेड जस्ट ब्लोट्स अप सर, ओके, ही बिकम्स लार्जर देन लाइफ, और फिर वो ऐसी, और सर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है ना कि डायरेक्टर एक है, एडिटर अलग है, ओके, और एडिटर हम अपना काम खुद करेगा, या डायरेक्टर एडिटर के साथ भी उंगली करेगा, और सर इतनी थोड़ा म्यूजिक में भी आएगा, थोड़ा स्क्रिप्ट में भी आएगा, बेवाहियात सीन्स डालते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें उसका वर्चस्व होगा या एक्टर ने अच्छा काम किया है, तो वो फिल्म का पूरा कंटिन्यूटी को, पूरा जो जोश को मार देते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैंने एक परेश रावल सर के साथ एक फिल्म बनाई थी, और सर इतनी बढ़िया कहानी थी, लेकिन मैंने जब फिल्म देखी तब मैंने रुकवा दी सर, कि डायरेक्टर ने इतना भद्दा काम किया था, इतना भद्दा काम किया था कि वो फिल्म लगी नहीं रही थी। एज ए प्रोड्यूसर भी चैलेंज होता है, वीसी के भी प्रोड्यूसर ने कह दिया काम हो गया। नहीं सर, नॉर्मली क्या होता है, वी टेंड टू लिसन डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव, हाँ, तो वो कहते हैं यार प्रोड्यूसर नहीं मानते, हाँ, आज हम पहली बार प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव सर ये डायरेक्टर भी नहीं मानते। ये सब गलत है। प्रोड्यूसर क्या नहीं मानते हैं, जब कॉस्ट ओवररन हो जाता है तो वो बोलता है अभी मैं ज्यादा पैसा नहीं डालूंगा, तो वो बोलता है कि वो नहीं करेगा, प्रोड्यूसर ने मेरा हाथ रोक दिया। हाँ, मेरा वो नहीं बताता कि मैंने बजट फैला दिया। सही बात है। तो सर अभी आपकी 2005 में आपने डायरेक्ट की थी मूवी, फिर 5-6 मूवी प्रोड्यूस की, लास्ट आपकी जो प्रोड्यूस मूवी है IMDb पे देख रहा था 2010 में थी, राहुल बोस की फाइड। उसके बाद से आपने इंडस्ट्री में कोई वर्क नहीं किया? उसके बाद मैंने मेरा जो काम था ना, जैसे मैंने कहा, मेरा फिजिकली बहुत अप डाउन हुआ, और मैं कॉर्टिजोन्स पे था, इसके लिए मेरे कॉर्टिजोन्स अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो सर, तो मैं थोड़ा इजी लेता था। तब मैंने अमर चित्रकथा में भी इन्वेस्ट किया था सर, और तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स भी हुई, तब मुझे ऐसा लगा कि हमें एक ऐसा वेंचर बनाना चाहिए जहाँ फ्रेंड्स बिकम फैमिली एंड फैमिली बिकम फ्रेंड्स। बिकॉज सर आपको भी अगर बच्चे किसी को भी यहाँ है, तो सर हाफ द टाइम द पेरेंट्स आर ऑन मोबाइल फोन्स, राइट, और एनी अदर डिजिटल डिवाइस, द चिल्ड्रन आर ऑन देयर डिजिटल फोन्स और ऑन देयर डिजिटल डिवाइसेस। सर आप लोग कभी बात करते हो, ओके? तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊं
जहाँ एक्टिव स्पोर्ट्स के ऊपर एक्टिव स्पोर्ट्स के ऊपर लोग एक दूसरे से कंधा मिलावे और एक दूसरे से बातें करे और अपना अवेयरनेस बढ़ावे एक दूसरे का। तो ये मेरे को बहुत ही जचा सर। तो मैंने इसके ऊपर पूरा फोकस किया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमने एक ऐसा क्रिकेट में गेम ढूंढा सर जो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि इट इज़ 99% एज गुड एज रियल, जहाँ आपको कोई भी बॉलर बॉल फेंक सकता है, द बॉल विल बी 99% एक्यूरेट टू हिज बॉल, और वो बॉल ऐसा है कि आपको लगेगा तो कुछ होगा नहीं सर, ओके, लेकिन जब आप बैट से टक्कर लेंगे राइट तो आपको सीजन बॉल का इम्पैक्ट आएगा, और 2 कैमरास ट्रैक करेंगे कि ये बॉल लॉर्ड स्टेडियम में कहाँ गया, ओके, और लास्टली each ball was accompanied by commentary by Mike Atherton sir, ओके। तो ये मैंने पूरा इन्वेंट किया सर, हॉकाई की मदद से मैंने पूरा, ये मेरा इनोवेशन है। फिर हम वर्चुअल रियलिटी में गए, हम सब में गए सर। इनफैक्ट जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी यूएस में जाने की सर, मुझे मिनियापोलिस के गवर्नर ने 14 नवंबर 2018 को श्रीपाल मोराख्या डे बनाया कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमने कभी देखी नहीं है सर। गेमिंग टेक्नोलॉजी, जो फिजिकल गेमिंग टेक्नोलॉजी में सर आप कोई भी स्पोर्ट्स दो, मैं आपको एक छोटे एरिया में मैं आपको फील का मज़ा दे सकता हूँ। क्या बात, मतलब वो वीआर टेक्नोलॉजी जो नहीं सर, वीआर बाद में आई सर। okay. पहले हमारी फिजिकल स्पोर्ट्स है सर। हमारा एक गोलकीपर था, आप उसके सामने 4 गोल बनाओ, आप लिटरली बॉल किक करते हो, और उसके सामने 4 गोल बनाओ, आपको हार्ली डेविडसन बाइक मिलेगी, ओके। और हमने 4 हार्ली डेविडसन बाइक बांटी भी है सर। तो हमने जो गेम्स बनाए ना, ये यूएस में डेवलप किया अपने सब, मैंने थोड़ा लंदन में डेवलप किया, फिर मैंने वहाँ के टेक्नोलॉजीज को यहाँ रखा, और मैंने पूरा R&D डिपार्टमेंट बनाया। एट पीक आई हैड 42 पीपल वर्किंग इन माई R&D डिपार्टमेंट सर, ओके, और मैंने ये पूरा डेवलप किया। तो सर भी स्मैश जो आपका नया वेंचर था उस पर आते हैं। इससे पहले 1-2 फिल्म इंडस्ट्री के सवाल है सर जी। 2005-10 में जब आप इंडस्ट्री में एक्टिव थे और आज जो 2025 की इंडस्ट्री है, क्या फर्क दिखता है आपको सर 20 साल में, गुड और बैड दोनों, जो भी आपको लगता हो? सर अभी डील मेकिंग हो गया है, पूरा फिल्म मेकिंग नहीं रहा है, एक डील मेकिंग रहा है। मेरे पास ये एक्टर की इस टाइम डेट है, मुझे ये सीक्वल बनाना है, स्टोरी भाड़ में जावे, बना दो, पैसा मिलता है, डील होता है, बना दो सर। इसके लिए क्या होता है कि बॉक्स ऑफिस इज फीलिंग, नो प्रोड्यूसर इज अवेयर, ओके, नो प्रोड्यूसर इज अवेयर ऑफ what the public wants, ओके। आज भी हम किक 2 बनाएंगे राइट, लेकिन पब्लिक का टेस्ट एकदम बदल गया है सर, ओके। पब्लिक को कुछ और मांगता है, तो वो हम नहीं डालते थे उस समय सर। प्रोड्यूसर्स वर मच मोर ग्लूड टू व्हाट एंड द डायरेक्टर्स वर मच मोर ग्लूड to what the public wanted, sir. Okay, that is completely absent right now as far as Bollywood is concerned. और सर स्टूडियोज की वजह से भी काफी चीजें चेंज हुई, भी पहले इंडिपेंडेंट थे। सर स्टूडियोज में क्या होने लगा कि आपके पास एक्टर है, आपके पास डायरेक्टर है, अच्छा नामचीन डायरेक्टर है, चलो 2 साल में आप बना सकते हो, ये लो 150 करोड़ रुपया। सर आज की डेट में सब स्टूडियोज, मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज बंद हो गए। जो सबसे बड़ा था वो स्टार टीवी का था सर, बंद हो गया सर। फिर रॉनी स्क्रू वाला ने उनको यूटीवी बेचा, वो भी बंद हो गया है सर, ओके। और आज भी सब OTT चैनल्स हैव बिकम सो सिलेक्टिव, क्योंकि उनके पास भरपूर कंटेंट पड़ा हुआ है, ओके। वो उन्होंने अनरिलीज फिल्म ली, ये ली, वो ली, और भरपूर कंटेंट पड़ा हुआ है, उनको पता नहीं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सर इसके चक्कर में आजकल ये भी मूवीज बन रही है बड़े बड़े बजट पे, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, और बजट भी नहीं निकाल पा रही। एंड पीपल से कह रहे स्टार फीस के चक्कर में हो गया, चीज तो खत्म हो गई। तो ये ट्रेंड आगे पीछे भी, स्टार फीस के चक्कर में पिक्चर फ्लॉप हो रही है, लोगों को दिखने लग गया। तो ये ट्रेंड फ्यूचर में चेंज होगा या स्टार पावर बनी रहेगी? सर स्टार पावर बनी रहेगी अगर कंटेंट अच्छा है सर। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, ओके, और अगर
अगर आपको पता नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए, आपके व्यूअर्स को क्या चाहिए, तो ये शाहरुख खान की पिक्चर होगी या आमिर खान की पिक्चर होगी, ये नहीं चलेगी। आप कुछ भी बजट कर लो। मेरे हिसाब से सर अभी वापस ज़माना आ गया है स्टोरी टेलिंग का। ओके, लोगों के पास इतना सारा कंटेंट है सर, 5 OTT चैलेंज है, OTT चैनल्स है, फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है। वापस ज़माना आ गया है स्टोरी टेलिंग का, और जब तक बॉलीवुड स्टोरी टेलिंग में नहीं आएगी तब तक ये मामला बॉलीवुड के लिए सुधर नहीं सकता है। और सर OTT ने जो गेम चेंज किया, भाई OTT जैसे भी बीच में तो वार्नर ब्रदर्स की बात चल रही थी, तो OTT के आने के बाद से थिएटर का भविष्य क्या देखते हो? थिएटर्स बने रहेंगे, लोग आएंगे, या इवेंचुअली लोग जाना कम कर देंगे? सर जाना कम होगा ही सर। आई विल टेल यू द रीज़न। जो एकदम बड़ी फिल्म होगी ना, जहाँ टेक्नोलॉजी मैटर्स, जैसे रहमान का म्यूजिक है तो एटमॉस साउंड मैटर्स सर। आपने फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना है क्योंकि एक्शन है, ये है, ओके, आपने उसको IMAX स्क्रीन पे डाला है, तो ये सब फिल्म्स चलेगी सर। बट सर ये कभी चलेगी जब आपकी स्टोरी टेलिंग राइट होगी। हम लोग जो बॉलीवुड में है ना, स्टोरी पे सबसे कम ध्यान दे रहे हैं, और यही हमारी ट्रेजेडी हो गई है। जो साउथ वाले काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सब साउथ वाले ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। नहीं, जैसे मलयालम इंडस्ट्री तो फेमस ही है कि वो 10 करोड़ के बजट में चीज़ बनाती है, हर एक चीज़ अमेजिंग सस्पेंस मेंटेन करती है, और वो दिख रहा है आज की डेट में जो छोटी छोटी मूवी हैं वो भी अमेजिंग करके दे रही है। सर अब आते हैं आपके तीसरे वेंचर पे, द स्मैश, जो आपने स्टार्ट किया था। इसके पीछे सर आइडिया क्या था? जो आपने बताया फैमिली बिकम फ्रेंड्स, उसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए आगे कि ये कैसे आगे बढ़ा। सर आप लोग कितना समय फैमिली के साथ भी हो तब आप मोबाइल फोन पे गुजारते हो, आजकल तो ऑलमोस्ट ओके, आप डिजिटल इक्विपमेंट के साथ गुजारते हैं। मेरे को एक ऐसी जगह बनानी थी जहाँ से फादर, मदर एंड द 2 चिल्ड्रन कैन कम एंड एवरीवन विल बी एंगेज्ड। जब आप वसीम अकरम को, एक 10 साल का बच्चा बॉल ठोकता है सर, ओके, और 4 जाता है, और माइक एथर्टन के आवाज़ में वो बोलता है कि चौका मारा है, और वो अपने बाप की तरफ देखता है और बाप उसको थम्स अप देता है, तो जो बॉन्डिंग होता है ना, वो मनी कांट बाय इट सर। सही बात, मनी जस्ट कांट बाय इट सर। तो मेरा ये जानना था, जब बच्चा वर्चुअल रियलिटी में सर आसमान में उड़ता है, तब वो अपनी बाउंड्रीज को तोड़ देता है, राइट? वो उसमें ये साहस आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमारा ये मंतव्य था कि हम एक एज एग्नोस्टिक एंटरटेनमेंट सेंटर खोले, जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। सब जगह ये जो एक्टिव एंटरटेनमेंट सेंटर्स हैं ना, वो बच्चों के लिए या ऐसे थे। हमारा टीन एंड अबाव के साथ था, बट वी डिड नॉट एक्सक्लूड चिल्ड्रन। और इतना सारा टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व था कि लोगों का दिमाग चलने लगता था, और बाप और बेटे इस पे बातें करते थे कि चलो ये गोलकीपर को ऐसे मारते हैं तो शायद गोल बन जाएगा, ऐसा। तो सर मेरा एक ही मकसद था कि let people rejoice their time, like the good old times. अभी सब लोग डिजिटल गेम्स बना रहे हैं, मैंने कहा मैं फिजिकल गेम्स बना दूंगा। और सर हमें बहुत सारा वो भी मिला सर। आज की डेट में, जब तक मैं मेरे हाथ में था 2020 तक, हर क्रूज शिप में जो इंटरनेशनल क्रूज शिप्स है, उसमें हमारी गेम्स थी सर। ओके, इतना हमने ये गेम को कॉन्कर किया। मेरी भूल हुई वहाँ भी सर, मैंने अमेरिका में इन्वेस्ट किया, और एक शैतान मेरा लेंडर बना, और ये शैतान ने मुझे बर्बाद कर दिया। स्मैश बेसिकली जो आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, जब बॉलिंग का आपको बैली मिलता है और बहुत सारी चीज़ें और भी है, दैट इज स्मैश। तो सर इसमें आपके पार्टनर सचिन तेंदुलकर ऑल्सो इन्वेस्टेड, राइट? यस सर, ही डिड नॉट इन्वेस्ट सर, ओके, ही वाज अ स्वेट इक्विटी इन्वेस्टर फॉर एंडोर्सिंग द ब्रांड सर। सो उनका सर वो कैसे इसमें एंटर हुए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मैंने सचिन तेंदुलकर को खाली एक कोल्ड लेटर लिखा सर। मैं उसमें बहुत माहिर था पहले से सर। मैंने उनको एक कागज़ लिखा
उसके एजेंट ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। तब वो यूके जा रहे थे अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। और जब उसने मेरी टेक्नोलॉजी देखी, उनके बेटे भी आए थे, उनकी बेटी आई थी, उनकी वाइफ आई थी। तब हमारा विंचेस्टर यूके में वर्कशॉप हुआ करता था। और जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई कर सकता है। एंड दैट इज़ हाउ वी डिसाइडेड टू शेक हैंड्स सर। तो सर अभी ये जो आपने स्मैश स्टार्ट किया, इसके बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स को। इसमें अगर एक सेंटर आदमी डाल रहा है, कितना पैसा लगता है, कितने टाइम में ब्रेक इवन आता है? सर जब हमने चालू किया और आज की डेट में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। सर जब हमने चालू किया तब हमारा करीब 7,000 रुपया से 22,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का खर्चा होता था। ओके, जो हमने घटाकर 3,000 रुपये कर दिए, राइट। तो पहले बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस था सर। अभी रीजनेबल हो गया? अभी काफ़ी रीजनेबल हो गया है सर। और हमने काफ़ी ग्रो किया। हमारा इंडिया में बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जैसे मैंने कहा, मैंने एक गलती की और उसकी सज़ा में मैं और क्या रहा सर, वो बताइए पूरी गलती के एक्सप्लेन। सर क्या हुआ, इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, और सर रातों रात बिजनेस ठप हो गया। तब सर मैं थोड़ा हिल गया। मैं एक इमोशनल टाइप का आदमी हूँ और मैंने कहा मैं क्यों ना अमेरिका में खोलूँ। और सर अमेरिका में भी मैंने कुछ 10-20 हज़ार का नहीं सोचा। मैंने कहा ऐसा करूँ कि लोग आवे। तो सर 4th फ्लोर ऑफ मॉल ऑफ अमेरिका, विच इज़ द लार्जेस्ट मॉल इन अमेरिका, इन मिनियापोलिस सर, वहाँ हमने 5th फ्लोर क्रिएट किया और 4 माले पे आप 2 फ्लोर्स के ऊपर गो कार्टिंग कर सकते थे। ये फर्स्ट टाइम किसी ने वर्ल्ड में ट्राई किया सर। और हमने हमारी गेम्स बनाई और उनकी गेम्स को भी हमने इम्प्लीमेंट किया, जैसे बास्केटबॉल है, आइस हॉकी है, ये सब हमने इम्प्लीमेंट किया। सर हमने बहुत अच्छी शुरुआत की, हमने रियली बहुत अच्छी शुरुआत की। लेकिन फिर कहीं हमारा ध्यान भटक गया, क्योंकि हम लोग अमेरिका के बाद एक आईपीओ करने वाले थे। वो नैस्डैक में होने वाला था। वो हमारा आईपीओ फेल हो गया क्योंकि आईएलएफएस तब बैठ गई थी और इंडियन वैल्यूएशन सब सबड्यू हो गए थे। तो हमारा $50 मिलियन का आईपीओ होने वाला था। और सर 3 दिन पहले, राइट, आईएलएफएस का न्यूज़ आया और हमारी वाट लग गई सर। ओके, फिर सर हमको यूएस बंद करना पड़ा। फिर कोविड आया सर। कोविड के बाद भी सर मैंने मेरी वाइफ के सब गहने बेच दिए। ओके, सब गहने बेच दिए, सब कुछ मैंने बेच दिया। और सर मेरा लास्ट 30 करोड़ ऑफ रुपीज़ ये कंपनी रिवाइव करने को लगाया। जो लोगों से मैंने डेट लिया था, वो लोग भी मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि बॉस तूने रियली अच्छा काम किया। सर आप मानेंगे नहीं, मई 22 में ओके हम लोग आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंट हुए सर। तब हमारा ईबीडिटा 6 करोड़ रुपया था महीने का। सर 6 करोड़ रुपया महीने का था। ओके, यानी 72 करोड़ साल का। आप अगर उसको नॉर्मलाइज करो तो भी 50 करोड़ रुपया होगा। इनको मालूम था कि मैंने सब पैसा सर ये कंपनी को चालू करने में लगाया है। ओके, वापस चालू मैंने कुछ 1 रुपया मैं घर पे नहीं ले गया। लेकिन सर मेरी एक प्रॉपर्टी थी लोनावला में, वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी। ओके, वो 100-125 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उनको 60 करोड़ में बेचनी थी, उन्होंने बेची भी। लेकिन उसके सामने जो मैंने केस किया, उसकी बदौलत मैं आज उनका रौथ झेल रहा हूँ। कि मतलब जो आपके लेंडर्स थे, यूएस वाले लेंडर्स थे? नहीं, यूएस नहीं, इंडिया के लेंडर्स सर। Okay. सर मैंने यूएस से 1 रुपया रेज नहीं किया, मैंने सब कुछ एनबीएफसी इंडिया से रेज किया सर। ओके, मैंने करीब 270 करोड़ रुपीस रेज किया, क्योंकि उस टाइम मैंने पीवीआर ब्लूओ भी एक्वायर किया था। ओके, तो हमारे इंडिया में 37 सेंटर्स थे और हमारा यूएस में 1 सेंटर था। सर कोविड की वजह से हमारे सब सेंटर्स बंद हो गए। वी वर द फर्स्ट टू क्लोज डाउन एंड वी वर द लास्ट टू ओपन। और जब हमने खोला
तब सर बहुत सारे गुड्स हमारे खलास हो गए थे, तो 30 करोड़ रुपए और लाइन ऑफ क्रेडिट ले लेके कैसे मैंने ये कंपनी चालू की, मेरा मन जानता है। एंड सर 1-2 करोड़ नहीं, हम लोग 6 करोड़ महीने के ईबीडिटा तो सर आईबीसी में कैसे जाना पड़ा, वो पे नहीं कर पाया उसके सर लिए? मैं सर क्योंकि सब पैसा जाता था बिजनेस को रिवाइव करने में, राइट। तो सर लेंडर्स वर सपोर्टिंग मी, बट जब मैंने मेरी आवाज़ उठाई कि आप मेरी महंगी प्रॉपर्टी को, सर मेरा 7,500 स्क्वायर फीट का फ्लैट हुआ करता था लो अपर एल में, सर वो उन्होंने 19 करोड़ में बेच दिया। ओके 19 करोड़ में बेच दिया। सर ये आईबीसी वाले, और अगर मेरी आवाज़ आपके शो थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच रही है तो सर ये जो कंपनीज़ है, ये जो कंपनीज़ है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, वो लोग सर पैसा बनाना सिर्फ रियल एस्टेट से जानते हैं। कंपनी बाढ़ में जावे, ओके कंपनी बाढ़। जब मैंने ये अपोज किया तब सर उन्होंने मेरे पे कहर बरस दिया। दूसरा सर जो आरपी था, और ये मेरे पास आईबीबीआई का ऑर्डर भी है, उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, बहुत ही गलत काम किया। वो बीडीओ का बंदा था, कैन यू बिलीव, बीडीओ का बंदा था, और उसने मेरे साथ इतना गलत काम किया अप टू द एक्सटेंट के मेरे से घूस भी मांगी। और जब मैंने नहीं दी सर, तो मेरे पे सर एक दिन मेरे पे उन्होंने 6 पुलिस स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में केस किए, और ऐसे केस किए कि हर जगह मेरे को उसी टाइम पे 6 जगह जाना था सर, फिजिकली जाना था। ओके, और अगर नहीं गया तो वो लोग अरेस्ट वारंट लेके आएंगे। सर मैं माहिम पुलिस स्टेशन में 2 घंटे से बैठ रहता था, वो पुलिस इंस्पेक्टर आके मेरा पंखा बंद कर देता था कि मैं गर्मी में सड़ूं। ओके, मैं गर्मी में सड़ूं। सर उस टाइम मैं इतना हैरान हो गया कि मैंने घर पे जाके 20 नींद की गोली ले ली और मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। इतनी ह्यूमिलिएशन मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई सर। जिस तरह से मेरी बीवी इज 65 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको घर से निकाला। सर मेरे पास वीडियोज है इनके, ऐसा नहीं कि मैं आपको खाली बोल रहा हूँ। जिस तरह से रात को 8 बजे, शी वॉज अलोन इन दी हाउस, रात को 7 और 8 के बीच में उसको घर से निकाला। सर मैंने कहा ये क्या, इज दिस वर्थ इट? और तब मैंने सर का अटेम्प्ट किया। ओके, भगवान की दया से मैं बच गया, लेकिन मेरी वाइफ ने कुछ धकेला, कुछ मेरी बेटी ने धकेला, और इससे मैं बाहर आ सका। तो सर वो फाइनली मतलब वो आईबीसी का उनका प्रोसेस था कि जो प्रॉपर्टी पड़ी है वो कैसे सस्ते दाम में इधर उधर अपने पास, सर आप मानेंगे नहीं सर इन्होंने कंपनी बेची, एक लिस्टेड कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को, राइट। उसी का टर्म शीट मेरे पास आया था 550 करोड़ रुपए का। फिर से बोलूं 550 करोड़ रुपए का था। मैंने इनको ईडलवाइस को मैंने नज़ारा से मिलवाया सर, और हमने शेक हैंड्स किया एक वैल्यूएशन पे। ओके, तो मेरी प्रॉपर्टी भी बच जाती, सब कुछ बच जाती। उसके बाद मेरी का अटेम्प्ट हुआ, मैं करीब 4 महीने हॉस्पिटल में रहा सर। ओके, और फिर मेरी मानसिक दिमाग भी हालत भी कुछ बिगड़ गई थी। तो सर उस समय आप मानेंगे नहीं, इन्होंने बैकडोर कुछ किया और 126 करोड़ रुपए में मेरी कंपनी बेच दी और मेरे प्रॉपर्टीज सस्ते में बेच दिए, क्योंकि रेजिस्ट करने वाला सिर्फ मैं था और बाकी कोई रेजिस्ट करने वाला था नहीं, तो उन्होंने ये कर दिया। सर ये जो इतनी पोरस सिस्टम बन चुकी है हमारी, इतनी पोरस सिस्टम बन चुकी है, मेरे को बाकी सब जुडिशरी का सवाल नहीं है, लेकिन ये जो आईबीसी की सिस्टम इतनी पोरस बन चुकी है कि सर everywhere failures are regarded as a stepping stone to success. Here failures are regarded as a stepping stone to whip you over and over and over again. आज मैं कुछ मेरे नाम पे नहीं कर सकता हूँ सर, आज मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता हूँ सर। तो ये मेरी हालत कर दी सर। आपने भी, मैं लिंक्डइन आपकी देख रहा था, तो लिंक्डइन पे आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, जस्ट वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। आपका लिंक्डइन पे आता है श्रीपाल मुरखिया जी, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ विक्टिम ऑफ नेगेटिव कर्मा। यस सर। ये क्या है सर?
सर मैं पहले एथिस्ट हुआ करता था। जब मैंने अमर चित्र कथा ली तब भी मैं एथिस्ट हुआ करता था। ओके सर, मैं मेरे के अटेम्प्ट से ऐसा बचा हूँ कि कोई शायद बच नहीं सकता था सर। ओके, मैं मौत के कगेरे में था। ओके, और मैं बच गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे धार्मिक होना पड़ेगा। ओके, द फर्स्ट बुक आई रेड वॉज बेसिकली भगवद गीता, द फर्स्ट बुक, एंड भगवद गीता सिंस देन and Lord Shiva, pure consciousness, has become my guide to life, sir. और भगवत गीता में यही है कि सर फर्स्ट स्टेटमेंट दे डू इज कर्म योग। यू आर नॉट द डूअर, तुम डूअर हो ही नहीं भाई। तो ये क्यों तू तेरे मगज पे ले रहा है कि तू सक्सेसफुल हुआ है, तू फेल हुआ, तू क्यों डूअर नहीं है? क्योंकि कर्म तुझे कभी हिट करेगा। तेरी मेहनत 100% होगी, लेकिन तेरे कर्म तुझे कभी हिट करेंगे तुझे पता नहीं है। एम आई राइट सर? तो सर मैं ये मानता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ, सर मैं अमेरिका में टॉप में था, मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। मैंने एसएस किया है और शेर खान को बहुत अच्छी तरह री एस्टैब्लिश किया और प्रोमिनेंट बनाया। सर पीक पे मुझे निकलना पड़ा। इन मूवी इंडस्ट्री आई वॉज अहेड ऑफ टाइम। मैंने अमर चित्र कथा को 9 मिलियन कॉमिक बुक तक रिवाइव किया। ओके, 9 मिलियन। बट तब बुक स्टोर्स नहीं थे, अमेजोन नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, तो मैंने अहेड ऑफ द टाइम मैंने बेच दिया। फिल्म में भी मैं अहेड ऑफ द टाइम था, मैंने बेच दिया। तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि आई हैव टू जस्ट सी इट एज एन ऑब्जर्वर। Okay, I have to just see it as an observer. Shripal Morakhya is different, and his Atma is different, sir. And what Shripal Morakhya is going through is because of his negative karma. Nothing else, sir. Is nothing else. Otherwise, I am perfectly intelligent. I am everything. If you are 21 again, आज की डेट में एकदम मैजिकली यू गो इनटू टाइम मशीन, जजंतरम मंत्रम की जैसे, अभी आप क्या चीज डिफरेंट करोगे जो आपने इतनी लाइफ में चीजें देखी? क्या आपको लगता है इस मौके पे ये न करके ये करता तो यस सर कहीं कुछ होता है? सर जो हमें सिखाया जाता है, ओके, ये हमने स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, MBA किया, दैट शुड बी सेकेंड फेज ऑफ स्टडिंग सर। ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ स्टडिंग इज बेसिकली क्रिएटिंग मेंटल बैलेंस एंड मेंटल इक्विलिब्रियम। ओके, कैसे हम वर्स्ट स्टॉर्म्स में हम अटल रह सकते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। वो आज मैं 67 साल की उम्र में सीख रहा हूँ सर। अगर मैं आज 21 साल का होता, ओके, तो मैं पहले सीखता कि कैसे मैं मानसिक संतुलन बनाए रखूँ। मेंटली स्ट्रांग बनो। और मेरे में जो हमारी कटोरी है ना, माइंड की कटोरी, वो एकदम छोटी हो गई है। ओके, हम नॉलेज बहुत उसमें डाल सकते हैं। ओके, हम एजुकेशन डाल सकते हैं, सब कुछ, बट वी आर नॉट नॉलेजेबल बिकॉज ऑफ दैट। इसको मुझे एक्सपांड करना है, और इसको मुझे मेरे जो वेद में या शिव भगवान के उसमें या गीता में कहा है, उसको अब्जॉर्ब करना हर स्कूल और कॉलेज में सिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट इज़ नंबर 1। तो पहले मैं वो करता कि पहले और सबसे पहले आई वुड बी मेंटली अ मच मोर अफ्लुएंट पर्सन। Okay, then I would not have gone through all these stages in my life, because mentally I was poor. I went through whatever I went through. Sir, what's your view on money? Because आपकी बायो में एक लास्ट चीज और बायो से उठाई, पेनीलेस बट हैप्पी। Yes, तो sir. आपका इसने आपने कहा पेनीलेस बट हैप्पी। Yes, sir. लोग तो कहते हैं पैसे से हैप्पी, यू सेड पेनीलेस है फिर भी खुश है। तो पैसे को लेके आपके क्या व्यूज है? डज इट ब्रिंग हैप्पीनेस नॉट और व्हाट? सर पैसा कभी हैप्पीनेस नहीं लाता। जो चीज आपको मटेरियली मिल सकती है सर, ओके, वो हमेशा मोमेंटरी होती है। ओके सर, आज मेरे पास 500 करोड़ होते, फिर मैं धीरू भाई अंबानी को देखता कि उसके पास तो 50 मेबैक गाड़ियां है, इतनी वो है। सर मैं कभी खुश नहीं रह सकता हूँ। ओके सर, इफ यू थिंक मनी brings social status, it never brings happiness, sir. Okay, what brings happiness is your right mental balance, sir. आप
कम खाओ, गम खाओ, बस वो आपको जानना है तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे. इफ थिंग्स और पीपल और प्लेसेस ब्रिंग यू हैप्पीनेस, देन यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस. सो मैं पैसों को मैंने कभी अहमियत दी नहीं है. अब जब नहीं है तो भी मैं अहमियत नहीं देता हूँ कि है, आएंगे. अगर सर लक्ष्मी है ना सर, वो हमारे घर में हमेशा मेहमान की तरह आती है. आप एक चीज समझो, वो तो विष्णु की पत्नी है सर, वो भगवान विष्णु की पत्नी है. वो तो सर विष्णु के पास ही चले जाने वाली है, कभी ना कभी भगवान विष्णु के पास ही चले जाने वाली है. मेरे में इतना विवेक नहीं था कि मैं भगवान विष्णु को बुला सका, इसके लिए लक्ष्मी मेरी चली गई है. आई हैव टू एक्सेप्ट इट सर. अब सर यूथ के लिए आपका जो लाइफ की जर्नी से यूथ को आपकी तरफ से मैसेज कुछ भेजना चाहता हूँ कि आज की डेट में कई यूथ कहते हैं सर बिजनेस करना है, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए बिजनेस को लेके, सर कुछ टिप्स देना चाहे आप उनको. सर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सर बी एन ऑब्जर्वर. Whether it is success or failure, it should not affect you, sir. That is the most important thing. We believe success is linked to us. We believe failure is linked to us. Arey bhai, when you are not the doer, how is success or failure linked to you, sir? So the first thing is be an observer. Number two is basically Indian philosophy has given you so much of learning, which even our parents don't give us. One of the things I say, my mother is 101 years old, and I tell her, okay, that mummy, instead of sending me to America and doing this, you should have taught me what our religion has taught me. Maybe I would have been a better person and a much more stable person. Sir, none of the parents are teaching this. Sir, आज आपके छोटे से बच्चे को आप फुटबॉल में भेजते हो, बहुत अच्छा है, आप उसको सिखाते हो फुटबॉल, ओके, वो गोल करता है, आप सब जगह शो ऑफ करते हो, आप बच्चे का ईगो बढ़ाते हो. जब उसका गोल्स नहीं होता है तो उसका ईगो डिफ्लेट हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है, उसका मगज जाता है, ये होता है. तो सर, इफ यू आर इन दैट स्टेट ऑफ अ माइंड, then don't enter business. You're not even fit to be an employee. Okay? So first and foremost is learn how to control your mind. Don't let the mind control you. हाई प्रेशर इंडस्ट्री में आज की डेट में हर चीज़ ही प्रेशर है. पहले के लोग फिर भी स्ट्रेस हैंडल कर पाते थे, आज के डेट में स्ट्रेस सबको हो जाता है और हैंडल करना मुश्किल है. सो स्ट्रेस और ये जो बर्नआउट जिसको कहते हैं, हसल कल्चर है कि भैया 18 घंटे 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, तो ये जो बर्नआउट और स्ट्रेस है, इसको कैसे हैंडल करें, और जब चैलेंज आए आदमी के पास तो उसको क्या विचार या क्या सोच रख के खुद को खड़ा करना चाहिए? सर, इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है. मैं जब 40 साल का था, तब से मैं डिप्रेशन और एंजाइटी की दवा देख रहा हूँ, और काफ़ी हाई डोजेज में. आज मेरे पास कुछ नहीं है सर, मैं एक भी दवा नहीं लेता हूँ. क्यों? क्योंकि सर, आप अगर जिंदगी की सच्चाई को पहचान सको, जो आज कोई नहीं पहचानता है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के कल्चर में रह गए. मुझे राहुल बनना है, राहुल को कुछ और बनना है, हम इसमें देखा देखी में ही चले जाते हैं, राइट सर? तो अगर हम ये देखा देखी की दुनिया से बाहर निकल कर, राइट, जो भी हमें मिलता है उससे संतुष्ट होते हैं, राइट, संतुष्ट होते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम है ही नहीं सर. अमेजिंग सर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वर्क लाइफ बैलेंस की जो डिबेट है, इस पे आपके क्या व्यूज हैं? सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और सर, अभी क्या होने वाला है सर, आपके जॉब स्टेबल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि AI आ रही है. ये सर, आपने जो बच्चों को एजुकेशन दिया है, उसका ROI निकालना बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि वो एजुकेशन आउटडेटेड होगा, राइट? तो अभी क्या होने वाले, आपके बच्चे भी लॉस्ट होंगे, आप भी लॉस्ट होंगे. ओके, इस समय में, एंड आई पर्सनली बिलीव, मेरी मानसा है कि 2026 इज गोइंग टू बी वो पहला साल होगा जिसमें मास अनएम्प्लॉयमेंट चालू होगी. अगर 2026 नहीं तो 2027 होगा. वो जो गॉडफादर ऑफ AI है, ही इज आल्सो प्रेडिक्टेड द सेम. सो सर, ये बहुत बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट चालू होने वाली है. इस समय पे सर, हमें अपने आप को संभालना होगा, अपने बच्चों को संभालना होगा. ओके, और इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हेड ऑफ फैमिली है, जो माता पिता है, उनका मानसिक संतुलन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए. ओके, दे शुड बी प्रिपेयर्ड
टू एक्सेप्ट द वर्स्ट, ओके। तो उनके बेटे सीखेंगे कि कैसे करना। और दूसरा, सर प्लीज़ आपके बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए, ओके। अननेसेसरी प्रेशर मत, मेरे पे अननेसेसरी प्रेशर था, मैंने बहुत सारे काम किए, ओके, और अंत में मेरे पास कुछ नहीं है। तो बच्चों को जो बनना है वो गंगा की तरह है, उनको बहने दो, ओके, उनको बहने दो, वो अपना संतुलन खुद समझ जाएंगे। तो बच्चों पे प्रेशर मत डालो, यही मेरी वो है। अमेजिंग सर, जो आपने बात बोली ना मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे एक सौरभ द्विवेदी की जो लल्लन टॉप वाले भाई साहब, उनकी एक बात याद आई। आपने कहा ना भाई आप फैमिली को टाइम दो, अपने खुद को टाइम दो, क्योंकि ये नहीं मिल सकता, ये Yes, मतलब ना कोई पैसा नहीं खरीद सकता इसको। तो उसकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो इंस्पायर करती है कि दुनिया में अगर आप काम कर रहे हो तो दुनिया में आपका रिप्लेसमेंट है। सही अगर बात आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप नहीं जाओगे तो कल कोई और आ जाएगा, फैमिली में, है ना। अगर तुम नेता हो, तुम सीएम पीएम भी हो, तो आज तुम नहीं हो तो कल दूसरा सीएम पीएम आ जाएगा। तो दुनिया में तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा रिप्लेसमेंट तैयार है, पर तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, नहीं, तुम्हारी कभी नहीं। पत्नी को नहीं मिलेगा। कभी सो नहीं। आपको उस पर हमेशा ध्यान देना होती है। वर्क लाइफ बैलेंस इट शुड बी रियल। एंड सर इसी के साथ एंड फाइनली सर आपकी स्टोरी सुन के बहुत मजा आया। Thank you. और वो जो कहते हैं ना कि 67 की एज पे जो अभी भी आप में जीवटता है, और भी आदमी का छोटा लॉस हो जाए तो वो उभर नहीं पाता। अभी इतने बड़े लॉस के बाद आप स्माइल कर रहे हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, तो उसके लिए सर आपको सैल्यूट है। आपकी Thank you, sir. जिस तरह से आपने चीज़ों किया, आपकी बुक बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपका मैसेज लोगों तक पहुँचे, और अब वापस एक नया वेंचर आप करें, और जितनी असफलता अब तक मिली है वो सबका 10x होकर सफलता आपको वापस मिले। Thank you, इसी के बस साथ आपके आशीर्वाद के साथ।